अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में हमेशा से पावर के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से मेजर कंसर्न्स रहे हैं और वो कंसर्न्स कभी रिजॉल्व नहीं हो सके। ख़ास तौर पर कराची की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देते हैं। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हब ऑफ पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन कराची में ये एनर्जी क्राइसिस जो है हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। कराची की एक जमात की अगर हम बात करें, एमकेएम पाकिस्तान की, उन्होंने भी जो है प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो अरकान हैं वो भी प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। इससे पहले भी हमारे सामने के इलेक्ट्रिक का जो एक इशू था प्राइवेटाइज होने से पहले और बाकी सारे मामला, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हमने देखे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जो इशूज़ है वो रिजॉल्व नहीं हो सके। ये तमाम तर इशूज़ तो सामने हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टिव वे में सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने का दबाव है और बहुत सारे इस किस्म के ऑपोजिशन जमातों के और जो हुकूमत है उनके दरमियान कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब है वो ये कहते हैं कि जो हुकूमत है वो फैक्ट्स और फिगर्स जो है वफाक की तरफ से वो एक्यूरेटली नहीं दिखा रहे कोरोना में, ताकि इस इशू के ऊपर जो है इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या हम मज़ीद लॉकडाउन के या स्मार्ट लॉकडाउन के मुतहमिल हैं या नहीं? ये भी बहुत बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि हमारी इकॉनमी को देखते हुए, हमारे क्राइसिस को देखते हुए, हमारे तमाम तर इशूज़ को देखते हुए ये भी बहुत एक अहम फैसला है। और क्या सिर्फ और सिर्फ ये फंड्स का गेम है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी है, उसके खिलाफ चलाया जा रहा है हुकूमत को? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले राव इमरान सुलेमान साहब, तज्जियाकार हैं, इनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद हमें गेस्ट भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुसरत न्याजी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मज़ीद गेस्ट को टाइम टू टाइम जो है हम लोग शामिल करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं। राव इमरान साहब, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बताइए कि ये क्या क्राइसिस है एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के हवाले से? जी देखिए जी, अभी जो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो कौमी असम्बली से होता हुआ एनर्जी कमेटी का सुपुर्द कर दिया गया है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एनर्जी कमेटी जो बनाई गई है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या कर सकती है? एनर्जी कमेटी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक सिफारिशात तो तैयार कर सकती है और वो सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर सकती है, मगर वफाकी हुकूमत ये बताए कि उन सिफारिशात को के इलेक्ट्रिक पर किस तरह नाफिज कर सकती है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, ना तो वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में है ना वो वफाक के अंडर में है। और जो कुछ के इलेक्ट्रिक इस वक्त कर रहा है वो एक समझे कि सूबाई और वफाकी हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। आप देखिए गवर्नर साहब से उनका तर्जमान मिलता है, असद उमर साहब आकर इनको धमकियां देकर चले जाते हैं, इमरान खान साहब नोटिस ले लेते हैं, लेकिन इनकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता, मामला जू का तू रहता है। उन्होंने धरने को उठाने के लिए व्यक्ति तौर पर क्या दिया, गवर्नर साहब के मुँह से भी कहलवा दिया और असद उमर साहब के भी मुँह से कहलवा दिया, ताकि धरने को मुंतशिर कर दिया जाए। इन लोगों को तो दरवाज़ा नहीं खुला, कहते रहे कि इलेक्ट्रिक का दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा नहीं खोला गया इनके लिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से ये कि इलेक्ट्रिक को अपना दबाव में लाकर ये मामला को ठीक करा सकती हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक का मसला, ये तो इससे पहले के जो गवर्नमेंट है उसमें भी था, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी था, जरदारी साहब के दौर में भी था, तो मामला जू के तू थे। कि इलेक्ट्रिक का जो मसला है वो इस कदर भयानक हो चुका है कि इसके अंदर जो अबराज ग्रुप है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो उनका जो नकवी साहब है वो खान साहब का दोस्त है, इमरान खान साहब का दोस्त है, शायद इस वजह से। अच्छा, लेकिन अब आपने अबराज ग्रुप की बात की। अबराज ग्रुप के हवाले से पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा लोगों की रिसर्च नहीं है कि अबराज ग्रुप है क्या। अब अबराज ग्रुप का यूएई में क्या कनेक्शन है, उनके क्या काम रहे हैं, साथ ही साथ अबराज ग्रुप के लिंक्स किधर जाके जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि अब नकवी साहब के कॉन्टैक्ट्स हैं, जुल्फी बुखारी साहब की फैमिली के साथ कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कॉन्टैक्ट्स, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अबराज ग्रुप की और मजीद कड़ियाँ कहाँ पे जाके मिलती है। वो मिलती है शॉन ग्रुप के साथ भी मिलती है। राव इमरान साहब, जो शॉन ग्रुप है
उसके बारे में ज़्यादातर मजीद लोग नहीं जानते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे लोग जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का उनको एक मसला है। ये पहले के 2008 तक भी ये डिबेट होती रही, उनके बारे में डिस्कशंस होता रहा, उनको पाकिस्तान से किस तरह निकाला गया और क्यों निकाला गया, ये तमाम तरह एक लंबी डिबेट है। लेकिन ये पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे किस तरीके से आ रहे हैं, ग्वादर में शॉन कैसे जा रहा है, इस्लामाबाद तक रसाई कैसे हो रही है, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। देखिए, मैं पहले बताता चलूँ कि ये जो कि इलेक्ट्रिक में जो लोग बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग तो नहीं है, ये बेरहम और बेज़रग किस्म के खौफ इंसान हैं जिनको किसी का डर नहीं है। आपने अक्सर गौर किया होगा, जो हमारे इस्लामी त्यौहार आते हैं, मुक़द्दस महीने आते हैं, शब मेराज की रात हो गई, मसाजिद में जुमे की नमाज का वक्त होता है, तो ये ख़ास तौर पर इनका हदफ होता है। इस वक्त लाइट लाजमी जाती है, जब इबादत की रात हो तो उसमें सारी रात लाइट चली जाती है। आम दिनों में कभी कभी ये लाइट नहीं लेती, लेकिन ये बड़ा अलमिया है इसका। और ये एक इसमें इस बात को आप अंदाज़ा कर लें कि अभी उन्होंने उज़ैर बलोच साहब ने एक इंकशाफ किया था कि कोई 500 के करीब जराइम पेशा अफराद को इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में लगवाया। मैं समझता हूँ कि 500 में 250 अफराद तो सिर्फ इसी में होंगे। बेरहम किस्म के लोग हैं ये, जीना हराम कर दिया। अभी गवर्नर साहब के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने नेपरा को ख़त लिखा है और उसमें बड़ी शिकायत की हैं कि आवाम की शिकायत की भरमार है मेरे पास, और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा उसके अंदर। इनसे ये पूछे कि 10 से 12 सालों में नेपरा ने क्या किया जो उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा है। वो खुद क्या करता है, वो खुद 2-3 रुपए जो है ना, 2-2.5 रुपए जो है ना, इस वक्त उन सिफारिश दे चुका है मजीद बिजली बढ़ाने की। उसने और क्या काम कर सकता है। नेपरा तो 2018 में भी नोटिस ले चुका था, जो उसकी सिफारिशात होती थी कि इलेक्ट्रिक की, वो सुने बगैर ही रद्द कर देता। नेपरा का क्या इल्म में नहीं है क्या, वो देख नहीं रहा? सारा कुछ है उसके पास, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। इनको ये चाहिए कि अगर अच्छा, ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। जिस तरह जुल्फी बुखारी वगैरह के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अब नकवी साहब के, अबराज ग्रुप के, यही कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से मुल्क को डैमेज करने के लिए किस तरह पॉलिटिकल एफिलिएशंस की जाती हैं, किस तरह चेंज की जाती हैं। और ये उस जमाने की बात है जब बीबी साहिबा जो हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गवर्निंग पार्टी थी, और किस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे और तोहफे तहफ़ वो भेजा करते थे। शॉन ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान से वो पैसा लेके निकाल के गए, अब वो पूरी दुनिया में लोगों को जो है करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन को भी धोखा दे रहे हैं और यूएस के साथ भी, वहां पे भी क्या काम करने जा रहे हैं। तो ये जो विक्टिम्स हैं वहां पे मौजूद, दुबई में एक लंबी फहरिस्त है, ओमान में, कतर में, पूरी दुनिया में लोगों को चूना लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये क्या इंटरपोल किधर है, ये तमाम तरह अथॉरिटीज किधर हैं? देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पर खान साहब की बड़ी अच्छी बात है, मीटिंगें बुला लेते हैं, इजलास बुला लेते हैं, लेकिन इन इजलासों और इन मीटिंगों का फ़ायदा तब हो कि कोई इस पर एक्शन भी हो, कोई अमल दरामद भी हो। हमें जो वफाकी वज़रा नज़र आते हैं, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन इनकी कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। ना तजर्बाकार लोग हैं। हम खान साहब को सारा इल्ज़ाम नहीं दे सकते, बिल्कुल 73 सालों में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। ये तमाम ताने बाने गुज़श्ता हुकूमतों से मिलते हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन इनकी जड़ें आज तक मजबूत हैं। ये लोग जड़ें आज तक मजबूत है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं और फिर उसके बाद खुद को जो है क्लीन कर देते हैं। हर दफा नए ब्रांड में खुद को मजबूत कर देते हैं ना। और ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये सारे मेरे पास एविडेंस भी मौजूद है। एक मैंने आर्टिकल इसी करप्शन के ऊपर जब लगाया था तो मेरी वेबसाइट को ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश की थी, अटेम्प्ट हो गया था। मैंने उसके बाद अपनी वेबसाइट को दोबारा रिकवर इस तरह करवाया कि मैंने अपने होस्ट से कहा कि आप ये न्यूज़ वेबसाइट से इस तरह कैसे हटा सकते हैं। आई हैव गॉट द एविडेंसेस। मुझे दुबई पुलिस की जो एफआईआर हुई है मेरे पास वो मौजूद है, लोगों की विक्टिम्स ने मुझे ये पूरी रिपोर्ट्स भेजी है, मैंने उसके ऊपर ये आर्टिकल लगाया। नहीं, अगर आप, तो आप देखें ना, ये असर रसूख। और मजे की बात, किसी बड़े पाकिस्तान में किसी बड़े अखबार ने पब्लिश नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल अखबार उसको पब्लिश करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल अखबार जो उनको मफादात नहीं है, जिनको मफाद होगा इस चीज से खतरा होगा। क्या इलेक्टर के खिलाफ कुछ अखबार हमारे ऐसे हैं, आप उनको प्रेस रिलीज दें, वो नहीं छापते मामला उनके तहत। लेकिन ये इलेक्ट्रिक का जो मामला है, आपको कैसे दुरुस्तगी की तरफ कैसे दिखाई देगा कि ये तमाम तरह इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करेंगे? नहीं, इसका सीधा सा तरीकाकार है। पहले तो मैं तो समझता हूँ चाहे सूबाई या वफाकी हुकूमत को यही नहीं पता कि इनके असल मालकान है कौन, इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, चलता किस तरीके से। वफाकी हुकूमत के साथ इनके क्या ऐसे मायदे हैं जिसमें वो वफाक जो है वो आगे नहीं बढ़ रही।
कोई वफाक की गलती है, क्या फर्नेस ऑयल है या कुछ इस तरह के ईंधन का मसला है वो जो नहीं फराम कर रही, इसको टेक ओवर तो किया ही नहीं जा सकता। मैं पहले तो ये बताता चलो, इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन जो भी कंपनी आई है शंघाई कंपनी के बारे में तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी हाथ उठा लिया, इसको खरीदा जा सकता। टेक ओवर का करने का समझ नहीं आता लफ्ज कहाँ से लिया। असद उमर साहब जो बातें करके गए हैं वो देखने और सुनने को तो अच्छी लगी, हौसला होता है उसे, मगर इसमें अमल दरामद कहीं से दिखाई नहीं देता कि वो अमल दरामद कैसे करेंगे जब उनके हाथ में ही नहीं है। वो प्राइवेट इदारा तो क्या कर लेगा, वो क्या कर सकते हैं वो। तो बात ऐसी की जाए कि मामला सुलझाव की तरफ जाए, समझ में आए कि कुछ हौसला हो सकता है। अभी गवर्नर साहब मिले थे तर्जमान साहब से, तो आज उन्होंने खत लिख दिया उनको, नेपरा को, लेकिन जिसको खत लिखा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो तो खुद बेचारा आवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी कर रहा है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि दरामदी गैस के मामले में 73 अरब रुपए का जो घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन जो है उन पर ये जो है ना बोझ आवाम की जेबों पर डालने की तैयारियां की जा रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कम से कम ऐसे माहौल में इस तरह के इकदाम से गुरेज करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जो है ये नहीं पता कि मालकान कौन है, कैसे ये पूरी मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, तमाम तर ये चीजें जो है आप कह रहे हैं। लेकिन इस तरह के वादे करने के, आवाम से वादे करना के ये बिजली की लोड शेडिंग, ये तो लोड शेडिंग के खात्मे की बात क्या इलेक्ट्रिक के मुंह से करवाएं या बाहर से माइक पकड़ के खुद ही क्या के चले जाए, तो समझ में नहीं आती। ठीक है, ये तमाम तरह इशूज और क्राइसिस तो हैं, लेकिन इसके बाद मैं दोबारा वही सवाल करूंगी, एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे? ये मैं आपका इससे जवाब आपका इस पर जरूर लूंगी, लेकिन छोटे से वक्फे बाद से इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के मामलात के ऊपर सरप्लस एनर्जी का मसला, जो यूटिलाइज होती है उस एनर्जी का मसला, कराची के इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर हमने बात की। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुसरत न्याजी साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। और हमें अभी कॉल पर ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर साहब ने, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब जहांगीर साहब, हम के इलेक्ट्रिक के मामलात के ऊपर बात करें। इस वक्त सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अवाम क्रिटिसाइज कर रही है कि आप लोग गवर्नमेंट में होने के बावजूद आप लोग खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई स्ट्रैटेजी बनाकर एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं, आप लोग खुद प्रोटेस्ट करें। ये क्या, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, बात समझने की है कि ये एक कंपनी है के इलेक्ट्रिक, जिसका तकरीबन 15 साल हो गए मुआहदा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उस वक्त की हुकूमत ने किया था, काफली की या मुशर्रफ के दौर में आपको हुआ, उसके बाद इसको 5 साल बाद इसको रिन्यू होना था, इसका मुआहदा वो 2013 में, फिर उस वक्त की हुकूमत ने इसको रिन्यू किया, उसके बाद फिर 2018 में होना था, उस वक्त की हुकूमत ने किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हम आवाम के साथ हैं। हम इस वक्त हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। या तो हम बार बार अपनी हुकूमत से भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि जी कि कम से कम 2-3 कंप्यूटर होने चाहिए, ताकि ये 2-2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है। एक अदारा अगर उसको पूरा नहीं कर सकता तो 2-3 और कंपनीज होंगी, तो एक तो कंपटीशन होगा, दूसरा ये कि इससे बोझ भी कम पड़ेगा एक कंपनी के ऊपर। अब वो सारा उसने जो अपने आप को अपग्रेड करना था वो नहीं किया उसने, जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग लानी थी वो नहीं लाए। तो अब ये सारी चीजें ठीक है। ये आफ्ताब जहांगीर साहब, एक और अलमिया यहाँ पे, जितने भी तो नहीं कहूँगी, आई वुड रीफ्रेज माय वर्ड्स, बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसमें वो ऐसी चीज़ों का सहारा भी लेते हैं जो कि लीगल नहीं होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस दिखाई देती है। अबराज ग्रुप की क्या हिस्ट्री है, UAE में उनका क्या सर्कमस्टांसेस थे, उनकी एफिलिएशंस कहाँ हैं, किसके साथ है, क्या आप लोग को ये तमाम तरह इशूज़ मामलात पता है? देखिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊं, ये जो बातें ना जो आपके पास भी आ रही हैं, हमारे पास भी आती हैं कि अबराज ग्रुप था, आरिफ नकवी था, फलाना था, उसका, लेकिन दोस्त तो चले हमारा था, बेनिफिट कौन ले रहा था, चाहता उसको कौन दे रहा था? हमारे दौर में वो ये सब कुछ, ये मुआहिदा जो है। नहीं सर, मैं दोबारा अपना सवाल रिफ्रेश करती हूँ। उस वक्त के इलेक्ट्रिक के साथ जी के इलेक्ट्रिक के साथ जो एफिलिएशन है उनकी, और इनके जो कनेक्शंस हैं, जो दुबई में जो इनकी रेपुटेशन है, फिर उसके बाद इनके पिछले जो कनेक्शंस थे जो इनकी इन लॉस के हैं, शॉन ग्रुप के, वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अम्ब्रेला में उनकी सपोर्ट हासिल की थी उन्होंने। और यहाँ पे जिस तरीके से वो लोग सारे पैसा लेके भाग
गए, अब पूरे दुनिया में पाकिस्तान को जो है डीफेम कर रहे हैं, लेकिन अबराज ग्रुप इज बैक इन पाकिस्तान और नकवी साहब उनका ये के इलेक्ट्रिक में इन्वॉल्वमेंट, अब तो आपकी हुकूमत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी ने तो अपना शेल्टर दिया, अब आपका शेल्टर आ रहा है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ शेल्टर देखिए हमारे पास एक या तो आप ये कहें कि जी आपके इलेक्ट्रिक को जो बंद करें, तो हमारे पास इस वक्त ऑल्टरनेट क्या है? हमें चाहिए कि हमें उनकी जो इस वक्त जरूरत है वो उसको पूरा करें है, और जो हम उनको कर रहे हैं, हम उनको एक्स्ट्रा बिजली भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सारी चीजें उनकी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ जब तक उनका वो है, हम कोई और भी कंपनीज को इजाजत दें ताकि यहाँ पर एक मुकाबले की फजा पैदा हो, और वो एक दूसरे को जब कम्पीट करने पर आएंगे तो बेहतर सर्विस देंगे। तो इसलिए जब तक आप नहीं करेंगे ये सिचुएशन इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है, इसीलिए हम भी साथ हैं। हम देखें, हमारा मसला ये नहीं है कि हुकूमत, हम तो खुद पूछ रहे हैं नेपरा से, हम खुद पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से, हम तो कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए ताकि पता चले कि ये हो क्या रहा है, कि आवाम क्यों परेशान है। हम ये इंजॉय नहीं कर रहे ना, हम अपने उसको वो कर रहे हैं, हम अपने वजीर से भी पूछते हैं और हम हर जगह हर फोरम पर बात भी करते हैं, क्योंकि हमें अपने आवाम की तकलीफ का अंदाजा, उसमें मैं खुद भी वहाँ रहता हूँ। ठीक है जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप कह रहे हैं कि ये क्योंकि कंपटीशन नहीं है इस वक्त, लोड बहुत ज्यादा है, इसीलिए कि इलेक्ट्रिक जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप ऑप्शंस की तरफ, अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शंस कैसे जनरेट होंगे? सर इसलिए तो हम इसे कह रहे हैं, हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि हमने इनसे ये कहा है कि अगर नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप दूसरी किसी कंपनीज को जो इंटरेस्टेड हों उन्हें आप उनको कहें कि जी वो आए, और वो भी अब मतलब ये यहाँ पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं करें, लेकिन ये कि जिससे हमें आवाम को फायदा पहुंचे, और मतलब ये जो परेशानी है ये खत्म हो। अभी एक कंपनी है के इलेक्ट्रिक, उसकी मोनोपोली है पूरे कराची के अंदर, तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल हुआ है सूरत हाल को। वो कभी उसको जो चीज सस्ती मिलती है वो उसकी तरफ चला जाता है, कभी कहता है मुझे फर्नेस ऑयल चाहिए, कभी कहता है मुझे ऑयल चाहिए, कभी कहता है मुझे कुछ चाहिए, गैस चाहिए। तो मतलब ये कि ये सारी चीजों से निपटने के लिए जब तक देखें, ये नॉर्मल एक वो है कि अगर आपको पता है कि आप एक कंपनी एक शॉप के लिए गए, वो आपको चीज समझ में भी आ रही है, और लेकिन वो आपकी उससे बाहर है तो आप दूसरी शॉप पे चली जाएंगी। यहाँ तो हमें सिर्फ जाना ही के इलेक्ट्रिक के पास है, हमें हर के इलेक्ट्रिक के बगैर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है बिजली के लिए। तो जब तक हम इसका कोई वो नहीं करेंगे, तो ये ऑल्टरनेट प्रोड्यूस करने में क्या आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान से ही किसी कंपनी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, या आप हमें इंटरनेशनली किसी मुल्क की इसमें सपोर्ट चाहिए होगी, कैसे होगा ये? देखिए ये तो ये होगा, ये तो ओपन टेंडरिंग होगी है, और ये होगा जो भी कंपनीज आएंगी वो उसके बाद जो भी है, लेकिन वो जब तक वो कंपनी आएंगी और अपने आप को इंस्टॉल करेंगी, अपना सिस्टम बनाएंगी, उस वक्त तक तो हमें के इलेक्ट्रिक के साथ ही चलना है, समझे ना। तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट को हमने मिनिस्ट्री को और सबको इसमें वो किया हुआ है कि जी ये ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, बहुत मुश्किल वक्त है। ठीक है, पर्टिकुलरली आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो मामलात है कितना और टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये टाइम टेकिंग मामलात है, अभी इसमें बाकी कंपनीज भी नहीं है जो तो वो ये कह रहे हैं, जो हमारी उनसे बात हुई थी, जो लास्ट टाइम भी गवर्नर साहब ने, असद उमर साहब ने, और उन्होंने के CEO के इलेक्ट्रिक के थे मोहन सलवी साहब, उन्होंने पब्लिक के सामने ये बात की थी कि जी हम 2 दिन पीर से कल जो गुजरी है पीर, इस गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। तो ये तो अब उस पर फिर दोबारा से हमें पता है कि वो कम भी नहीं हुई है और खत्म भी नहीं हुई है, खत्म तो दूर की बात है, कम ही नहीं हुई अभी तक। तो इसलिए हम उसको फिर आज सीरियसली लिया है इस मसले को। आज फिर मैं तो नहीं था वहाँ पर, मैं चैनल पर था, तो असद उमर साहब, उमर यूब साहब गए थे जो पाकिस्तान ने धरना दिया था असेंबली के बाद जी इस्लामाबाद, तो हाँ जी इस्लामाबाद में, तो उसमें मतलब जो भी बात हुई होगी, अब हम कल तो हमारी इजलास नहीं, परसों जाएंगे तो इंशाल्लाह पूछेंगे, और हम खुद मतलब खड़े होकर सवाल करते हैं, और हमें पता है कि ये इशू है, इसमें
हमें ये डिफेंड नहीं करना है गवर्नमेंट को, हमें तो अपने लोगों के लिए कोई सोल्यूशन निकालनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुसरत, क्या कहेंगी रीबटल में आफ्ताब जहांगीर साहब के? वो कह रहे हैं कि जो मेरा उनसे सवाल था कि आप लोग खुद ही हुकूमत में खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या मामला है? तो वो कहते हैं कि क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कंपनीज नहीं है यहाँ पे, और सारा लोड जो है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर है, इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मजीद और कंपनी सामने आए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि मामला दुरुस्त हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना देखें, ख़ुद वो काम उसका गवर्नमेंट का हिस्सा है, और आप देखें यहाँ सिंध के जो अपोजिशन लीडर हैं इनके फरदौस शमीम नकवी साहब और दीगर इनके जो MPs थे, वो जाके के इलेक्ट्रिक पे नॉक कर रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं गर्मी है दरवाजे खोलो। तो ये शोबदेबाजियाँ छोड़ दें प्लीज़। आपने अगर कोई हल निकालना है आवाम के लिए तो उसका हल बैठ के सबके साथ मिलकर निकालें, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो बरसरे इक़्तिदार जो है, जो गवर्नमेंट है उनका हो। इसके लिए भाषण ना दें। इसके लिए देखिए, असद उमर साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि अगर इस तरह से लोड शेडिंग की गई तो हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। तो वो किस मद में कहा, क्योंकि मेरे भाई अभी फरमा रहे हैं कि जी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके वुज़रा इस किस्म की बातें क्यों कहते हैं? तो उसको हम फिर यही कहेंगे ना, अवाम भी और हम भी, कि लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप देना छोड़ दें। आप खुदारा काम करें, अपोजिशन भी आपके साथ खड़ी होगी और अवाम भी खड़ी होगी, लेकिन इस वक्त अपोजिशन को भी आपके साथ नहीं है और ना ही अवाम आपके साथ है। मुसरत, ये मामला कोई इनकी हुकूमत में तो हम नहीं देख रहे। ये मामला तो अगर हम इसको कहें कि सिंस डेकेड्स हम यही देख रहे हैं कि कराची के जो है इलेक्ट्रिसिटी के मामला और बहुत सारे जो जितने भी पावर क्राइसिस हैं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हुए। तो आप लोगों ने क्या कोई ऐसा बैकअप नहीं बनाया कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाना पड़ा, या फिर आज हम इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं? क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की भी कोताही है इसमें? देखिए, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त आप ये देखें कि 2008 में अगर मुशर्रफ के दौर के बाद हम आते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही जो है ना इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया था। और उस वक्त भी जो उमर अयूब साहब हैं उनकी कैबिनेट में थे, हफीज़ शेख उनकी कैबिनेट में थे, मतलब मेजॉरिटी में उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। अगर MQM को देख लें जो अब PTI की इत्तेहादी है, उस वक्त भी जो अब ये और उससे बड़े जो है ना समले जोकर हैं कि जो गवर्नमेंट में भी हैं और बैठे हुए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो उस वक्त भी ये उसका हिस्सा थे, और की पोस्ट पे जो बैठे हुए वो MQM के लोग ही हैं। ठीक है, दूसरी वजह ये कि अगर काम करना है आपने, हम जब आए तो दहशतगर्दी मुल्क में उरूज पे थी। चलिए पावर क्राइसिस के ऊपर आते हैं। ये पावर क्राइसिस क्यों रिजॉल्व ना हो सके कि हमें जो है जिस तरह मुशर्रफ एरा में प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाना पड़ा? क्या यही एक फाइनल हल होता है कि जब कोई काम दुरुस्त ना हो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाओ, बस हर इदारा प्राइवेटाइज कर दो? क्या यही हल है? क्या हुकूमत खुद उसको ठीक नहीं कर सकती? नहीं जी, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कतरा कतरा कहते हैं दरिया बनता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सही किया जा सकता है। लेकिन अब जो है ना जिस तरह असद उमर साहब ने कहा तो टेक ओवर करें, अपोजिशन उनके साथ है। बिल्कुल, हम उनको कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि उनका नेशनल असेंबली का इजलास होगा तो मजीद इस पे बात होगी। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कैटेगोरिकली इस वक्त कंपटीशन नहीं है, ओवरऑल एक ही जो लोड है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर है, ये मेन वजह है। अलवीना देखिए, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वजह ये है कि आप स्टेटमेंट चेंज ना करें ना। आपका जो वजीर है वो कुछ कह रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, तो चेंज ना लाओ। देखो उनका मकसद ये है कि अगर आप टेक ओवर कर लेते हैं तो अबराज ग्रुप ने खुद कह दिया, मैंने हमने 2013 में और 2018 में भी हमने PTI को प्रमोट किया, हमको फंडिंग दी। जब फंडिंग की है तो जाहिर सी बात है ATM मशीन जाया चली जाएगी ना। एक ATM मशीन को आपने भगा दिया चीनी स्कैंडल वाले को, तो फिर बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना आगे, और उनके और भी अखराजात खर्चे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकेगा? दौर में भी तो रहा है ना। मैं यही तो सवाल कर रही थी। लोड शेडिंग का मामला हमारे दौर में रहा है ना। अगर हमारे दौर में रहा है और उस पे भी सब्सिडी भी दी जाती रही, मैंने आपको पहले कह दिया जो दौर हमारा था, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में कभी लौट कर आए वो दौर। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि क्योंकि अबराज ग्रुप ने फंडिंग भी की है, तो क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजॉल्व नहीं कर पाएगी ये इश्यूज? क्योंकि पहले तो कोई भी हुकूमत नहीं कर पाई।
देखिए अगर लोड शेडिंग के मामलात को अगर किसी ने किया या नहीं किया, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको टेक ओवर कर लें। अपोजिशन आपका साथ देगी और हम भी कहेंगे कि जी आपने कोई काम तो किया, कैसे किया जाएगा? देखिए कोई काम तो आपने किया, कहा क्यों? देखिए इधर देखिए, नहीं देखिए प्लीज, अगर नहीं तो असद उमर साहब किस बेस पे कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं आपके अभी एमएनए साहब कह रहे हैं कि उसका कोई मुतबादिल नहीं है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि अब ना हो इस तरह की लोड शेडिंग, वरना हम टेक ओवर कर ले, तो हवाई फायर ना करें ना प्लीज। ठीक है। मोहम्मद हसाम ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसान साहब, क्या बात करेंगे आप इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी आफ्ताब जहांगीर साहब से, वो कह रहे थे नेशनल असम्बली का इजलास हमारा परसों होगा, उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए और मजीद क्या इशूज हैं सामने। देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक का जो ये हाल है, ये हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट को आए हुए तो सिर्फ 2 इयर्स में। इससे पहले जो के इलेक्ट्रिक का हाल किया है, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है और नून लीग की गवर्नमेंट ने किया है। हम तो आए अभी है, और आज ही गवर्नर साहब ने जो है आज ही नेपरा को जो है लेटर लिखा है, और उसमें लिखा है कि अगर आवाम को जो है ये ओवर बिलिंग की गई है तो उसके खिलाफ जो है। लेकिन एनर्जी कमेटी आखिर कैसे जो है सुपरवाइज करेगी एक प्राइवेटाइज एनर्जी सेक्टर को? देखिए, उस सुपरवाइज करने का मकसद है कि जो मामलात चल रहे हैं उनको सुपरवाइज करने का मकसद है गवर्नमेंट का, कि इमरान खान जो है खुद के इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं उनको देख रहे हैं और उसको बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं। लेकिन कैटेगोरिकली कैसे पॉसिबल है? क्या ये कोई है हैसियत एक एनर्जी कमेटी की कि वो उनको हेड कर सकें या फिर कोई रेगुलेशन जारी कर सकें? कहीं ना कहीं तो अगर असद उमर साहब ने ये बात बोली है तो उन्हें बेहतर पता होगा, कहीं ना कहीं इसकी गुंजाइश होगी, इसी वजह से उन्होंने ये बात। लेकिन असद उमर साहब, मैं बात करती हूं, लेकिन असद उमर साहब, ठीक है, असद उमर साहब ने ये भी तो बेहतर मालूम होगा, ठीक है, उन्हें बेहतर मालूम होगा कि क्या हम टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उसी हवाले से उन्होंने टेक ओवर कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब वफाकी हुकूमत इसके जिम्मेदार है। ठीक है, नहीं इस वक्त नहीं है ना। देखिए, ये जो भी मामला चला है, ये इससे पहले जो ठीक है हसम यहाँ पे जो शहर का किया है, ठीक है, किसकी हुकूमत में सारे ठीक है, यहाँ पे 2 साल हो गए, जो है, ठीक है, आप मुझे सिंपल हसम, आप मुझे हसम, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, मैं आऊंगी 1 by 1 ना, इस तरह कोई समझ नहीं आएगा। आप लोग अपने या तो खुद डिबेट कर लें, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मुझे बता दीजिए हसम साहब कि असद उमर साहब जो हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम टेक ओवर करेंगे, लेकिन इंटाइटी वो प्राइवेट कौन सी इंटाइटी है? फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है, जिस तरह आपके एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त कोई और कंपनीज नहीं है, तो फिर ये सवाल तो इटसेल्फ वो एक डायकोटमी आ गई ना। एक एमएनए कह रहे हैं कुछ और, दूसरे मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। असद उमर साहब ने जब ये बात कही कि हम इसको टेक ओवर करेंगे, तो उनका मकसद ये भी हो सकता है कि हम किसी एक नई एनर्जी कंपनी को लाके उसके मातहत कराची दे दें और जो ये मामलात हुए हैं और एक नई कंपनी को दे दें, और जो है वो के इलेक्ट्रिक के मामला बेहतर तौर पे देख सके, क्योंकि हमारा इसमें कसूर ही नहीं है। वो कसूर उनका है जो ये पहले बैठे थे, जिन्होंने प्राइवेटाइज किए इसको। इसमें कसूर तो पीटीआई की गवर्नमेंट का हो नहीं सकता। आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि ये पुराना मुआहदा है, ये 15 ईयर्स का जो मुआहदा है इसको रीन्यू करना है और ये तमाम तर मामलात हैं। तो जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ इसमें इंप्रूव नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर कैसे हल होंगे ये मामला? तो क्या सिर्फ ये प्रोटेस्ट आवाम को खुश करने के लिए? आवाम को खुश करने के लिए नहीं, प्रोटेस्ट तो हमें आवाम का दर्द रखते हैं, जो हालात नहीं, जब फायदा ही नहीं है ना, फिर जब सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल फायदा है, क्यों नहीं है। देखें, मामले हल होंगे। आज अब लोड शेडिंग कहाँ हो रही है? जहाँ ओवर बिलिंग, देखें अभी मामला ओवर बिलिंग का है, वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह। देखें, लोड शेडिंग वहाँ हो रही है जहाँ कुंडे लगे हुए, ठीक है, जहाँ इस तरह के कुंडे लगे हुए। ये कुंडे आखिर आपको नहीं लगता ये 70 सालों में अभी तक कुंडे लगे हुए हैं? ये क्रैकडाउन होने चाहिए, किसी भी हुकूमत को देख ले। मसला ये ना, जब कुंडे क्रैकडाउन करने जाते हैं तो सियासी दबाव आ जाता है। देखिए, सूबे के अंदर हुकूमत सिंध की 18 अमेंडमेंट है। 18 अमेंडमेंट के अंदर जो देखा जाए तो सूबा जो है सीएम के मातहत है। जब हम कार्रवाई करने जाते हैं तो वो बोलते हैं पुलिस भी इनकी है, 18 अमेंडमेंट के, ये जो है सियासी दबाव डालते हैं हमारे अफसरान पे, तो इस वजह से जो ये काम रुका हुआ है। लेकिन वो तो वज़ीर आला का फोन सुनना पसंद नहीं करते, ये इलेक्ट्रिक में बैठे हुए लोग फोन नहीं उठाते वज़ीर आला का।
अच्छा वो तो कह रहे पहली बात वज़ीर आला ने तो फोन कर दिया, वो ठीक है बात हुई है वज़ीर आला के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसके लोग बैठे हुए हैं। एमकेएम के नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और ये वफाक कर दे दो। हाँ, दोनों है, बिल्कुल ये दोनों के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आप इस पे क्या बताएंगे कि अगर जिस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे थे कि मजीद और कंपनीज को लाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, ना कोई सामने नाम आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये बाहर से ही या चाइना से या बाकी किसी और ममालिक से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी? पाकिस्तान में कोई देखिए, इसके लिए पहले के इलेक्ट्रिक से इजाजत लेने का, हम बिकना चाहते हैं, हमें खरीद लो। अच्छा, वो कहता मैं नहीं बिकना चाहता, जो मैं बात ही नहीं मान रहा, पहले आप उसको खरीद लें और आप समझते हैं कि मैं खुद चला सकता हूं इसको, तो मैं चलाऊंगा। और अगर खरीदने के बाद मैं समझता हूं कि उसको जो ख्वाहिशमंद कंपनियां हैं जो खरीदना चाहती है, शेयर डालना चाहती है, ठीक है, यहीं से आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। राम इमरान साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इससे पहले परमिशन लेनी होगी कि इलेक्ट्रिक की, तो अब मेन इशू तो यहीं पर आ जाता है, अगर वो वाकई अग्री करेगा तो फिर ही ये मामलात रिजॉल्व होंगे, और उसके लिए भी पहले सामने कोई मौजूद होना चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम के इलेक्ट्रिक के मामलात के ऊपर बात कर रहे थे। इससे पहले हमने कबल जो है ये भी बात की कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है, आप कुछ बात कर रहे थे इस बारे में। मैं तो ये कह रहा था कि जो प्राइवेट कंपनी जिसके हवाले करना चाहते हैं, क्या ये कंपनी इनकी तो है नहीं, जब उठाई और उनको दे दी। देखिए, पहले के इलेक्ट्रिक से पूछा जाए, चाइना की कंपनी उसको खरीदना चाहती थी, अब मामला मेरे ख्याल से उनके चल नहीं रहे जी। हुकूमत अगर इसको ठीक करने के लिए संजीदा और ये चाहते हैं कि इसके लिए और कंपनियों का कंपटीशन डाल दिया जाए ताकि जिसका दिल करे उसी से बिजली ले, तो इसके लिए हुकूमत वफाकी हुकूमत इनके पास है, वो इनसे बात करे, जो उनकी अपना बेचना चाहती है तो वो खरीद ले, उसके बाद खुद चलाना चाहे। ऑपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने का दबाव राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की बात है, बादशाह आदमी है वो, ये तो बताएं वो दबाव किसका है। अभी तो कल तक कह रहे थे कि नामालूम अफराद की वजह से ये कुछ नामालूम खुफिया हाथों की वजह से तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में आई है, तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को ये हाथ अब अच्छे लगने लगे हैं जो उनके कहने पर ये आ रहे हैं, उनके बताए ना वो नाम किसका लेना चाहते हैं। मतलब यह है कि वो आवाम के कहने पर नहीं उसके लिए सड़कों पर आ रहे हैं, बल्कि खुफिया हाथ है जो उनको कह रहा है कि अब अगली हुकूमत तुम्हारी आने वाली है, लिहाजा अपने आप को एक्टिव करो। इनका तो अपने क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान है। तो क्या ये इसमें क्या कितनी सदाकत आपको दिखती है इनके स्टेटमेंट में? देखिए, ये सदाकत तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सदाकत पॉलिटिकल स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल, ये तो कहा जा सकता है कि इशारे तो मिल ही जाते हैं, और इससे ये साबित होता है कि हमारी हुकूमतें किस तरीके से वफाक में ठीक है आती है, एंट्री किस तरह होती है। मुसरत न्याजी साहिबा, क्या आप राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से अग्री करेंगे? क्या इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ उन्होंने एक ऐसे ही पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए एक स्टेटमेंट दिया है? देखिए, ये तो उनकी अपनी जमात ही बता सकती है, और ज़्यादा बेहतर वो खुद ही बता सकते हैं, और उसमें मैं तो कोई नहीं समझ सकते कि कोई ऐसा है प्रेशर दें, जो मर्जी दें। गवर्नमेंट नैब के थ्रू भी हर लिहाज से अपोजिशन को प्रेशर शुरू से देती आ रही है, उसका लेकिन आपको नहीं लगता इनके स्टेटमेंट से एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टर्न या टेन्योर हमारा है, लेकिन एक तरफ इनकी अपनी साख को भी ये कमजोर कर रहे हैं, ये बोल के कि हम आवाम के लिए खुद नहीं निकल रहे, लेकिन हमें निकाला जा रहा है। क्या इनकी साख कमजोर नहीं हो रही? देखिए, वो उनकी कमजोर हो रही है नहीं हो रही, मैंने आपको कहा ना, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकती। नहीं, आप भी ऑपोजिशन जमात का हिस्सा है, वो भी ऑपोजिशन जमात का हिस्सा है। एक ऑपोजिशन जमात के होते हुए आपका क्या स्टांस है? देखिए, अगर ये हम पर होता, अगर मेरी किसी क़यादत ने कहा होता, तो यकीनन मैं ये कहती कि इस गवर्नमेंट ने जो इनका बड़ा बेटा है, इस गवर्नमेंट का बड़ा बेटा है नैब, ठीक है, उस बड़े बेटे के थ्रू जो है ना, इन्होंने पीपल्स पार्टी के तो क़यादत के एक एक बंदे को अपनी कस्टडी में रख के देख लिया, उससे क्या हासिल कर पाए। इवन कि आप देखें, खुर्शीद शाह साहब 10 माह से मौजूद हैं, तो उसके ऊपर क्या एलिगेशन के थ्रू आपने लगाया कि कहाँ 500 अरब रुपए, तो 500 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, और निकला क्या? एक घर। और तो उनको आपने क्या प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? क्या साबित 10? देखिए प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, जब मैं बोलती हूँ आप खुद पढ़ते हैं। नहीं, ये चीजें ना क्या करें प्लीज, जब मैं बोल रही हूँ ना बोला। तो 10 माह से जो है ना, खुर्शीद साहब जो है ना, उनके ज़ेरे साया हैं, ज़ेरे साया ही मैं कहूंगी। तो मुझे देखिए, हाँ देखिए, उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं? वो सच्चा जाला है,
वो सच्चा इंसान है, उसके ऊपर कोई करप्शन आपने साबित की है तो उनको आप सजा, एक मिनट प्लीज, मैं आऊंगी आप सर। उनको सजा दें जी। ठीक है। आपने अदीब अरियाल को गिरफ्तार किया, आपने मेरे बीमार को चेयरमैन को किया, 6-6 महीने रख के आपने 10 माह इनको रखा, तो क्या है? अब आप कहते हैं कादिर पटेल, तो कादिर पटेल पे भी आ जाए। कादिर पटेल तो ना इनकी यूथियों की दुखती रग पे जब हाथ रखते हैं तो इनकी चीखें जो है ना पार्लियामेंट भी सुनता है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा होता है। लेकिन जो ठीक कुछ है। करना चाहते हैं हमारे साथ तो करें, हम तो ठीक हाजिर है। हैं, हम तो जर्नलों के मैं सामने आऊंगी नहीं सर झुके, तो आपकी इनको तो जानिब। कुछ है नहीं जी, लेकिन इसमें जो ये तमाम तर सिनेरियो है, इसमें एहतसाब की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टांस है कि एहतसाब का नाम लेते ही बिलावल साहब को APC याद आ जाती है, और APC से जो है डायरेक्ट कनेक्शन मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है। इतने अरसे बाद जरदारी साहब देखे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ देखे, क्या कहेंगी इस पर? अच्छा देखिए, बिल्कुल अलवीना, मैं आपका लास्ट जो प्रोग्राम था मैं आपके उस प्रोग्राम में भी थी, और उसमें आपकी तरफ से भी क्वेश्चन था, और जो मेरे साथी बैठे हुए थे PTI वाले, उनकी तरफ से भी यही क्वेश्चन था। आपका राइट है क्वेश्चन करना। कहा कि जी जरदारी साहब सामने क्यों नहीं होते? ठीक है, देखिए जब चेयरमैन मौजूद है, वो को प्रेसिडेंट है, जब चेयरमैन नहीं होगा तो को चेयरमैन का काम है। जब चेयरमैन एक्टिव है, चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत नहीं थी, और वो वैसे ही बीमार थे। और अगर अब वो आ गए, उनके घर में आए मौलाना फजलुर रहमान साहब, और वो उनसे मिले, तो अब जो है ना जब उनकी चेहरा देखा है तो इनकी वैसे जी, मोहम्मद हसन साहब क्या कहेंगे आप इस पर कि आप कह रहे हैं APC याद आ जाती है एहतसाब के नाम पर बिलावल को? उस बात का जवाब दे दूं जो इन्होंने कहा कि हुकूमत कोई नैब पे दबाव करे, तो नैब एक आजाद इदारा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारे हुकूमत का एक इदारा है, उसमें कोई सियासी दबाव नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए जो है पीपल्स पार्टी की चीखें निकल ली है, क्योंकि एहतसाब होने जा रहा है और एहतसाब हो रहा है। और आपके सामने टाइम नहीं मेरे पास, जी बोलिए। तो एहतसाब हो रहा है और इनकी चीखें निकल रही है। और दूसरी बात ये रही कि पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल जरदारी के पास कोई और रास्ता नहीं है अपनी करप्शन छुपाने का, इसलिए APC और फजलुर रहमान का सहारा लेके ये समझ रहे हैं कि ये अपनी करप्शन छुपा लेंगे। तो अवाम को इनकी सारी करप्शन के बारे में पता चल गया, और अवाम जान चुकी है कि ये कितने करप्ट हैं। तो ये जो है APC की मदद से या APC को आगे रख के ये अपनी करप्शन नहीं छुपा सकते। ठीक है, ये राना सनालो साहब के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि किसी का प्रेशर है हमें, यानी अगला टेन्योर हमारा है। देखें, कोई प्रेशर नहीं है, ये एक सियासी बयान है। मैं इस बयान को जो है नहीं समझता कि कोई ये इनका कोई बेहतर बयान है, तो इस तरह नहीं होता। और इंशाल्लाह मेरा तो ये एक मैं आपको बता दूं कि PTI की हुकूमत इस 5 साल भी पूरे करेगी, और इंशाल्लाह अगला टेन्योर भी हमारा है, क्योंकि हम जिस तरह काम कर रहे हैं और अवाम हमसे खुश है। ठीक है, बिलावल साहब कहते हैं कि PTI जो है करप्ट तरीन हुकूमत है, 2 साल से पहले उन्होंने आपको ये लकब दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? कहने का मकसद ये कि बिलावल साहब तो पहले ये देखें कि कितनी करप्ट इनकी सिंध हुकूमत है और कितनी करप्ट ये इनके साथ लोग हैं, और PTI की हुकूमत को आए हुए सिर्फ 2 साल में इस तरह की बात करना जो है मैं समझता हूँ ये मैच्योरिटी नहीं है। खत्म हो गया, मैं मजीद नहीं लाइन दे सकती कि वो किसी उस जमात पे जो कि अभी 2 साल हुए हैं जिसको आए हुए, जो 12-12 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, जिनका ये सारा किया धरा है, और जो हमारे ऊपर ये आ रहा है, तो ये PTI की हुकूमत की गलती नहीं है, गलती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, जिन्होंने ये मुल्क को लूटा है, मुल्क को खाया है, और अब कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत करप्ट है। तो ये इसलिए चीखें निकली क्योंकि PTI की हुकूमत एहतसाब कर रही है। ठीक है, वन लाइन दे दीजिए, वक्त खत्म हो गया है, वन लाइन दे दीजिए। जब इनके खिलाफ एहतसाब होगा तो ये जब एहतसाब होगा, ठीक है, एहतसाब अल्लाह करे सबके लिए जल्दी हो जाए। वन लाइन क्विकली, सिर्फ एक मिनट क्विकली, वन लाइन। इनकी करप्शन की रस्सी बांधी है और हमने इनके, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया जी। देखिए, करप्ट मेरे चेयरमैन ने कहा है तो करप्ट है। चीनी, आटा, पेट्रोल आपने सस्ता किया तो आवाम को क्या दी? BRT मंसूबा, हेलीकॉप्टर मंसूबा, फॉरेन फंडिंग, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ करप्शन नहीं है, और क्या है? जिसमें भी दे दीजिए। सब वक्त खत्म हो गया जी कि हमें बिलावल साहब को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जी बिलावल साहब को वैसे बात कहते हुए अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बहुत तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना नहीं, और मैंने खत्म करना है प्रोग्राम, कंक्लूजन देना सर, कंक्लूजन देना है मैंने सर, कंक्लूजन कर दिया है जी। ठीक है, इस पे यहाँ पे नहीं, हमने तो बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं यहाँ पे सर, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैंने प्रोग्राम एंड करना है, बराए मेहरबानी खामोश हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ स्कूल्स की भी, कुछ स्कूल्स के हवाले से एफिलिएशन, जो जिस तरीके से बिजनेसेस हमारे पूरे मुल्क में चल रहे हैं,
कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन शो की है पीरा के साथ। सीडीए वफाक जो है किस तरीके से उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, क्या एक रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिजनेस ऑपरेट हो सकता है, ये इलीगल काम कैसे हो रहा है, कौन सा स्कूल है, तमाम डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस के साथ फीस जो है स्कूल्स के अंदर कलेक्ट हो रही है कैश में, क्या ये ठीक तरीका कार है। बहुत सारे मामलात हैं, इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। स्टाफ के मामलात हैं, सैलरीज नहीं दी जा रही। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।